वेलकम है आप सभी पैनलिस्ट का हिंदुस्तान डेली के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जहां पर आज हम चर्चा करने आए हैं नीतीश राणे ने जिस तरह से अपना विवादित बयान दिया था कुर्बानी के मसले को लेकर, उस मसले को लेकर आज की इस डिबेट का आयोजन किया गया है। डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोट दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप तीनों लोग उस नोट को देखें और फिर उसके बाद हम आगे अपनी बात को शुरू करेंगे। इस पर लिखा है, सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है कि दिए गए विषय पर ही चर्चा करेंगे। कोई भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। कोई भी पैनलिस्ट किसी भी जाति, धर्म, समाज पर अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। यदि पैनलिस्ट को अपने विचार व्यक्त करने हैं तो अपनी हाथ को ऊपर उठाएं। सभी पैनलिस्ट भाषा की मर्यादा का ख्याल रखेंगे। इस बात का हम सबको ख्याल रखना है। अब मैं वो वीडियो आपको शो करने चला हूं जिस पर नीतीश राणे ने अपना विवादित बयान दिया था और उसी पर आज की हमारी चर्चा होनी है। देखें आप अपनी स्क्रीन पर। इसमें बकरीद आने वाली है और एक न्यूसेंस जो है वो मनमानी कुछ जगहों पे देखी जाने वाली है, उस पर सरकार का क्या रुख होगा? देखिए, ऐसा है, कोई भी अपना त्यौहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो इसलिए कोई भी बकरी ईद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके इस कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। सर, बीएमसी के अधिकारियों पे एलिगेशंस लगते हैं कि गलत तरीके से परमिशन दी जाती है स्लॉटरिंग की हाउसिंग सोसाइटी में, जबकि अलाउड नहीं होता। वो सब हमारे पे छोड़िए, अभी हम सब मालूमात लेके जा रहा हूँ। तो उसके बाद किसके कौन जो अधिकारी जो हमारे सरकार को जो बदनाम करने वाले जो कुछ अधिकारी है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करना है वो बोलने से ज्यादा हम लोग एक्शन मोड पे जाएंगे। अजीत सावरकर जी का ये देखा आपने कि जिस तरह से नीतीश राणे ने कुर्बानी के मसले को लेकर एक टिप्पणी की है कि ये राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र है और हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार है। इसी विषय पर आज की चर्चा है। मैं सभी पैनलिस्ट का एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करता हूं और आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट नईम सिद्दीकी साहब, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। नईम भाई, आप एक बार अपना हाथ हिला के दिखा दें ताकि दोनों पैनलिस्ट को पता चले ये हमारे नईम साहब हैं। दूसरे मेरे साथ मौजूद हैं अफरोज़ मुल्ला साहब, जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, एडवोकेट हैं। और तीसरे मेरे साथ मौजूद है समाज सेवक शब्बीर खान साहब, जो कि एक एनजीओ चलाते हैं शब्बीर खान फाउंडेशन के नाम से। तो आप तीनों से इस विषय पर चर्चा होगी। सबसे पहला मेरा सवाल शब्बीर खान साहब से है, क्योंकि एक एनजीओ चलाते हैं, एक समाज सेवक है। शब्बीर भाई, कैसे देखते हैं कि समाज में एक पार्टी का एमएलए, जो कि एक राष्ट्र की पार्टी जो कि इस वक्त केंद्र में मौजूद है, राष्ट्र में मौजूद है सरकार जिनकी, और उस जिम्मेदार पार्टी का एमएलए अगर आकर ये कहता है कि हमारी जो ये हिंदुत्व की सरकार है और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, तो किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ है, इस हिंदू राष्ट्र को घोषित किया गया है? क्या कहेंगे इस विषय में आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात तो यह है कि हो सकता है कि हिंदुत्व की सरकार होगी क्योंकि उनका एजेंडा हिंदुत्व के ऊपर है, मगर अगर कोई ये बोलता है कि ये हिंदू राष्ट्र है तो ये तो बोलने वाले की बेवकूफ़ी है कि वो अपने मतलब इस देश को है ना हिंदू राष्ट्र बोलता है। ये देश बाबा साहब के दिए जो समय उसके ऊपर चलने वाला राष्ट्र है। और अगर इनको हिंदू राष्ट्र, सबसे पहले इन्होंने डिक्लेयर किया कि हम बाबा साहब का जो संविधान है उसको मानते हैं। तो नीतीश राणे ने अगर उनकी बात हिम्मत, तो सबसे पहले उन्होंने करना चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको हम नहीं मानते, उसके आगे की बात फिर उसके आगे करेंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब का जो ये संविधान है और उस संविधान के एतबार से अगर देखा जाए तो फिलहाल जब तक संविधान है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक जिम्मेदार एमएलए ऐसा कहता है तो क्या कुछ होना चाहिए इस विषय में? देखिए, उसको जिम्मेदार एमएलए बोल रहा है ना, ये हमारी बेवकूफ़ी है। वो बेचारा ऐसा है कि उसको अपना घर चलाना है, तो उसको अपना घर चलाना है तो उसको ये एजेंडा, वो हमारी मालूमात के हिसाब से बेचारे को तो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है और उसको बोलना पड़ता है, समझे। अगर जिस दिन वो अपना ये बोलने को बंद कर देगा ना तो उस दिन वो मिनिस्ट्री में भी नहीं रहेगा और उसका घर का कोई भी सदस्य है ना, कोई एमएलए और एमपी भी नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी को जिससे जरूरत रहती है उसको ही वो
मतलब जिसको जैसा जैसा जरूरत रहता है वैसा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जी बीजेपी भी आजकल बीजेपी थोड़ी बची है, वो भी एक राष्ट्रवादी बीजेपी पार्टी ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कौन है। बिल्कुल। नईम साहब, मैं इस वक्त आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये विवादित बयान आया है नीतीश राणे का, आप किस नजरिए से देखते हैं इस बयान को? क्या ये उचित बयान है ईद के मौके पर ऐसा बयान आना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपको करेक्ट कर दूं, मेरा नाम है नदीम। जी नदीम। जी। जो आपने अभी जो क्लिप दिखाई, जो नीतीश राणे कह रहे हैं, सर ये इनका दिमाग है ना खराब हो चुका है। देश जो अच्छा। है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे चलेगा। आप आएंगे एमएलए होने के नाते, आप पावर में है, ताकत में है, सत्ता में है, तो आप कुछ भी बोल देंगे और ये हिंदू राष्ट्र है और ये फलाना है। अगर यही बात मुख्यमंत्री, जिनके पार्टी के मुख्यमंत्री है बीजेपी के फडणवीस साहब, वो आकर के अगर यही बयान देते हैं तो जी उसमें कुछ बात होती है। इनके बयान की कोई वैल्यू नहीं है सर। आज लोग इनकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। जी। जी। और इस वक्त ये पूरे महाराष्ट्र का जो माहौल है इस बयान के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा गरमाया हुआ है, राजनीति गरमाई हुई है। बहुत सारे विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि ये चुनाव को देखकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक पार्टी जो कि खुद को हिंदुत्व की पार्टी बताती है, मुसलमानों के वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए ये सारी राजनीति की जा रही है। तो हो सकता है अभी आने वाले 4 महीनों में पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका और छोटे ग्राम पंचायत वगैरह के चुनाव होने वाले, जो पिछले कई सालों से नहीं हुए। तो अब इनके पास जो है कोई मुद्दा नहीं बचा है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ, तो वो सारा जो है इनका खेल उल्टा हो गया। और हमारा तो इनके बाद अब फिर वही मामला है, हिंदू मुसलमान डिवाइड है दूर। तो ये वो अपने कहते नहीं, देखिए इनकी तो वो जी जी। राजनीति है। इनको तो हिंदू मुसलमान ही करना है। ये बकरी नहीं करना। ये नहीं बताएंगे कि हमने देखो इतना काम कर दिया, हमने देखो इतने लोगों को फायदा पहुंचा दिया। जी तो इनका काम है बोलना, लेकिन आवाम जो है और खास करके हमारे महाराष्ट्र की आवाम जो है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है समझदार है, मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। और उन्होंने बीच में एक बयान दिया था कि हम झटके वाला मटन खाएंगे, हम बोर्ड लगाएंगे, लेकिन जी। किसी भी समाज ने जो है इनका साथ नहीं दिया। हिंदू समाज ने भी नहीं दिया, मुसलमान समाज ने भी नहीं दिया, बिल्कुल तो कोई बिल्कुल। इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं। हम्म। ये अफरोज जी, मैं आपसे ऐसा जानना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे दोनों पैनलिस्ट ने अपने विचार इस वक्त व्यक्त किए थे, आपको कैसा लगता है? आपके विचार क्या है इस विषय में? आप कैसे देखते हैं? जो ये स्टेटमेंट अभी हमने सुना, और ये जो आमदार जो है नीतीश राणे, ये जो बोल रहे हैं और ये बार बार इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके की चीजें बोलते हैं, इनको ये भूल चुके हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ही ओथ लिया है। ये जब ये बोल बिल्कुल। रहे हैं कि आप लोग हमारे आप हमारे हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, तो जी। इसका ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। इसका गवर्नर ने और स्पीकर ने यस इसके यस। ऊपर इमीडिएट संज्ञान लेना चाहिए, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ इन्होंने ली है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये भूल गए हैं। और ये इतने भोले तो नहीं है कि ये गलती से दिया हुआ स्टेटमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और ये बार बार इस तरीके के स्टेटमेंट ये देते हैं। हालांकि अक्रॉस द स्टेट इनको कोई भी वैल्यू नहीं देता है, ना इनके स्टेटमेंट को, ना इनकी बातों को। लेकिन यहाँ पर इसलिए उन्होंने ये आते हैं, तीसरी आंख, बोलते। यहाँ पर अफरोज भाई उन्होंने यहाँ इसीलिए पर। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि ये अभी उनका ये और एक्सट्रीम लेवल के स्टेटमेंट, और एक एक्सट्रीम शिफ्ट आ गया है इसमें, कि ये तीसरी आंख खोलेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इनको ये तो याद, सभी लोगों को याद दिलाना चाहिए, लेकिन गवर्नर ने और स्पीकर ने इसका इमीडिएट कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई आप एमएलए है, कोई राजा महाराजा नहीं है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है। जी शबीर भाई, और यहाँ पर आपने इसी कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है जब आप मंत्री बने हैं। और जी आपके पास दिया है, आपके पास कौन सा मिनिस्ट्री है? फिशरीज मिनिस्ट्री है। तो थोड़ा जी मच्छी बिल्कुल। वगैरह पकड़ने का काम उस पर फोकस करिए। इस तरीके के स्टेटमेंट ना आप देके, और बराबर इससे पहले भी हटका झटका और हलाल की बात उन्होंने की। अब इसके बाद अब बकरी ईद आ रही है, तो ये सामने आ रहे हैं। तो ये इनको भी एक बात समझनी पड़ेगी कि इनके टीआरपी और इनके पीआर के लिए, और इनके जो कुछ चमचे हैं इनको खुश करने के लिए, ये इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट इन्होंने नहीं देना चाहिए। और इसमें सिंपल है कि जो ओथ इन्होंने ली थी बतौर जी मिनिस्टर,
जी। उसको अब इन्होंने एक तरीके से उसका उल्लंघन किया है, उसको वॉयलेट किया है। और ये इसलिए गवर्नर और स्पीकर इन्होंने अब इमीडिएट इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो इस पे कौन जाकर और कार्रवाई दूसरी एक करेगा? बात ये भी है, बार बार अगर स्टेटमेंट देखे जाए तो ये तो अनसाउंड माइंड के भी लग रहे हैं कि इनको एक बेसिक समझ में नहीं आ रहा कि ये किस राष्ट्र में रह रहे हैं और इंडिया का क्या निजाम है, क्या स्ट्रक्चर है। अगर एक एमएलए को ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई इमीडिएट लेनी चाहिए। शबीर भाई, जिस तरह से अफरोज भाई ने अब ये बात कही है कि उन पर स्टेटमेंट के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नितेश राणे ने कहा कि हमारी जो सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन सरकार में शिंदे की भी सरकार मौजूद है और अजीत दादा पवार की भी है, और यहाँ पर सेक्युलर रोड भी इनको मिला है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, बीजेपी का एजेंडा है कि देश में नफरत फैलाना, क्योंकि वो हर स्टेज पे है ना नाकामी हुए। उनके पास बोलने के लिए हमने ये किया, तो मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं है। तो चलो, बीजेपी का एजेंडा है कि नफरत फैलाना, क्योंकि इनके पास जवाब ही अ, आज आज तक इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि पहलगाम में आए आरोपी जो भी आतंकवादी थे उसका क्या हुआ। आज बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, लेकिन आतंकवादी कहाँ है, कब मतलब कब मिलेंगे, उसका तो जवाब है ही नहीं इनके पास। इसके लिए उनका तो छोड़ो, मुझे अ, मुझे ये बात का सबसे बड़ा अफसोस है कि बीजेपी के साथ में जो आज अपना बांडी से बांडी लगा के जो बैठे हैं, राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत पवार की और शिंदे की। चलो, शिंदे का भी ये शिंदे शिंदे साहब के भी हम अ, ज्यादा ये नहीं लेंगे, क्योंकि उनका भी एक एजेंडा है कि वो मतलब उनका शुरू से ही एजेंडा था, भले वो उद्धव ठाकरे साहब से अलग हुए, मगर राष्ट्रवादी पार्टी तुम्हारा जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है सेक्युलर का है। उस पार्टी में जो आज मुस्लिम प्रतिनिधि जो बैठे हैं, जो जी। एमएलए एमपी जो मुसलमान है राष्ट्रवादी पार्टी में, वो क्यों अपने मुंह में है ना शक्कर डाल के बैठे हैं, वो क्यों मुंह नहीं खोल रहे। मतलब उनकी क्या मजबूरी है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि किसी चीज पे मतलब वक्फ बोर्ड हुआ, आप आपका कोई मुंह नहीं खुलता। इसके बाद में नीतीश राणे बार बार बोलते जाते हैं, उसमें आप लोग कुछ बोलते नहीं। मतलब आपको कुर्सी की इतनी बड़ी लालच है क्या कि आपका मुंह नहीं खुलता है। हमको तो उसका मतलब नीतीश राणे तो पानी कम है, उसके बारे में तो है ना मतलब बात करना भी फुजूल है। मगर जो इनके साथ में जो सत्ता में बैठ के सत्ता का मजा ले रहे हैं ना, उनके बारे में मतलब उनके बारे में सवाल होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। नदीम जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में अब चुनाव आने वाले हैं, क्या ये कहीं ना कहीं ऐसा नजरिया लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए कुर्बानी के मसले को उठाया जा रहा है ताकि चुनाव में हिंदुत्व के ओर को एक किया जाए? जी नदीम सर। जी, जी बिल्कुल नहीं कहा आपने। ये तो ये चाह रहे हैं कि भाई चुनाव आने वाले कितने आगे 4 महीनों में कभी भी चुनाव हो सकता है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक बात आप ये देखिए, अगर यही बात कोई मुसलमान एमएलए, अब वो हातिम आदमी हो या कोई भी हो, अगर ये बात कहता है इस संदर्भ में, तो ये उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन इसका ये आदमी कई दिनों से मुसलमानों को खिलाफ बयान दे रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर ना कोई एफआईआर लेने को तैयार है, ना कोई कार्रवाई करने को तैयार है। मतलब इनको पूरा जी शबीर संरक्षण भाई। दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, इनको पूरा सुरक्षा दी जा रही है। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई हम फायदा उठा लें, आ रहा है इलेक्शन तो इन लोग फिर डिवाइड कर लें, क्योंकि इनको पता है कि भाई हमारे काम तो कुछ किया नहीं है हमने, तो यही हमारा जो असल मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, उसी का फायदा उठाना है इनको। अच्छा शबीर भाई जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? ये निजाम भाई जो बोल रहे हैं, नाजिम भाई जो बोल नदीम रहे हैं साहब, नदीम भाई, कि नदीम इनके साहब। ऊपर नदीम भाई नदीम साहब। जो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अरे एक्शन तो छोड़ दो, इनको पुरस्कार मिलता है ये वहां पे। ये मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, चलो मुसलमान मुसलमान के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग है ना उसको बर्दाश्त करेंगे। इनकी तो मजाल यहाँ तक पहुंच गई है कि जो सेना में जो मुसलमान अधिकारी है, जो सेना में अपने मतलब अपने आप की जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उनके बारे में बोल रहा है, उनका बिल्कुल। कुछ नहीं हो रहा है। तो ये नीतीश राणे का क्या होगा, उसको प्रमोशन होगा, क्योंकि इनका ये एजेंडा है कि आपस में है ना मतलब जिस तरह से हो सके समाज में है ना जहर उगलो और इस समाज को बांटने का काम करो। तो इससे ज्यादा है ना मतलब पार्टी, मैं वापिस से वही बोलूंगा
कि जिस पार्टी को हिंदुस्तान के जो सैनिक है उसका अपमान करने से, भले वो मुसलमान है और सैनिक, अरे मुसलमान छोड़ो, वो सैनिक है देश का, उसका बिल्कुल अपमान दर्शनीय। करने से इनको मतलब शर्म नहीं आती है। तो बाकी ये जो कुर्बानी और इसका बात करके ये तो ठीक है, क्योंकि उसका वो बेचारे का तो एजेंट बेचारा बोलेंगे, क्योंकि आज तक उसने उसकी पार्टी का हाजी अरफात ने जो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया था वो अभी के सदस्य का अभी तक जवाब नहीं दे पाया है, तो बाकी का उससे क्या उम्मीद रखने का। हाँ, अफरोज साहब, कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो आज भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है और बीजेपी सबके साथ सबके विकास को लेकर चल रही है, और दूसरी तरफ नीतीश राणे का ये बयान, तो कैसे देख रहे हैं कि कहाँ है सबका साथ और कहाँ है सबका विकास? भाई सबका साथ और सबका विकास तो ये तो उन्होंने खुद मान लिया कि जुमला है या फिर जुमला था। और जहां तक ये लोग हैं जो भाजपा में काम कर रहे हैं और इस तरीके की बात बोल रहे हैं, वो लोग अपना विकास और उन्होंने इससे पहले किया हुआ विकास बचाने के लिए वहां पे गए हैं। ये अच्छा। एकदम एकदम स्पष्ट और क्लियर बात है। तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं कि सबका साथ और सबका विकास। और जो लोग वहां पर है बीजेपी में, जो कुछ मुस्लिम नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। अच्छा। लेकिन वो अब मुसलमान सब, अब रही बात मुसलमानों की, वो तो इतना कोई बड़ा नेता है ही नहीं किसका उतना स्टैंड करे कि उसकी कोई बात का वैल्यू हो। और रही बात इस नितेश राणे की स्टेटमेंट की, इस बकरी ईद और के पहले किए जाने और महानगर पालिका और सभी आने वाले इलेक्शन के लिहाज से जो एतबार से जो ये बात कर रहे हैं, तो ये तो एकदम क्लियर बात है कि इनका टारगेट ही है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। अगर कुछ क्रिएट की काम के जाए। होते, यस, अगर कुछ काम के होते तो उस तरीके की कोई बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास। इनके पास एक मिनिस्ट्री दी गई है और इनको पूरे महाराष्ट्र पर बोलने के लिए छोड़ दिया है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो। ओके। यही तो उनका यानी टारगेट है, यही तो यानी आप उनकी ये कहना चाह जिम्मेदारी रहे है। हैं कि यही इनको इनको इसलिए छोड़ा गया है कि आप हिंदू मुसलमान करते रहें और बिल्कुल दोनों दोनों कम्युनिटीज के वोट को बांटते रहें। बिल्कुल। अब इलेक्शन हो गया, इनकी सरकार बन गई, 200 से ज्यादा एमएलए है, इनके पास भी कोई एक मिनिस्ट्री है, उसके बावजूद भी इस तरीके की स्टेटमेंट क्यों किए जा रहे हैं? ओके। नहीं, यही नहीं, नितेश नदीम राणे भाई, नदीम भाई। जब 10 साल पहले कांग्रेस में थे तो इफ्तार पार्टियों के में सबसे पहली कतार में बैठा करते थे। जी जी, नदीम भाई, क्या कहेंगे आप? नहीं, जितने हमारे साथी कह रहे बिल्कुल सही बात करें, जब ये कांग्रेस में थे तो ये सेक्युलर थे। आज ये यहाँ आने के बाद इनका काम यही रह गया है, बीजेपी ने छोड़ दिया है कि भाई आप जाइए और सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए। आज ये बताइए, ये जब भी मीडिया में आते हैं, इन्होंने कोई ऐसी बात कही हो जो जिससे जो है आवाम को, सरकार को कुछ फायदा भी ना हो। ये जब भी बात करेंगे ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, ये तोड़ने की बात करेंगे, ये कभी जोड़ने की बात नहीं करेंगे। ये नहीं कह रहे कि भाई जो लोग पहलगाम हमले में शहीद हुए हैं या जो लोग पहलगाम हमले में जख्मी हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से 2 लाख 5 लाख रुपया कंपनसेशन देता हूँ, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, तो नहीं जाएगी। और जैसा अभी तब्दील भाई ने कहा था कि जो लोग सेना की, अब सेना भी हिंदू मुसलमान नहीं सेना होता है, जी सेना जो सेना होता है वो सेना में कोई सेना जात होती है, धर्म नहीं होता, सेना में भारतीय होता है खाली। नहीं होता, भारतीय होता है। उसके बाद का धर्म और वो कह रहे हैं और उनके ऊपर कोई ना पार्टी कार्रवाई कर रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है, सिर्फ सुनवाई कर रही है, तो फिर हम इनसे ऐसी क्या उम्मीद कर सकते हो? आजाद थोड़ा ये है कि भाई आप जाइए, आपसे जो मन पड़ता है, जो मुंह में आता है बक दीजिए, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। अगर यही, मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर यही बात या इससे कोई कंट्रोवर्सी की बात, अगर अब जितने जो मुस्लिम नेता है अपोजिशन के, अबू हातिम आजमी साहब है या कोई और है, वो अगर ये बात कह देता तो आज उनके ऊपर एफआईआर हो जाती और रात तक जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। शब्बीर भाई, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से नीतीश राणे ने ये राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषणा की बात की है, तो किस तरह से ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि संविधान को पहले मिटाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जाकर ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? सबसे पहले मैं ना एक बात को क्लियर करता हूं कि अभी भाई ने बोले कि कांग्रेस में थे तो सेक्युलर थे। राणे कंपनी कभी भी सेक्युलर नहीं थी, क्योंकि इनका जो ढांचा है, क्योंकि हम लोग चेंबूर से ताल्लुक रखते हैं, इसके लिए हमको मालूम है कि इनका 84 और 85 में दंगे में क्या भूमिका थी वगैरह, और उसके बाद में शिवसेना में थे। ये तो कांग्रेस में आने के बाद में उनकी मजबूरी होती है कि उनको मतलब सेक्युलर का है ना, चोला पहनना पड़ जाता है। लेकिन उसके बाद में वापिस वहां से निकल के जब गए तो अपने वापिस से रंग में आ गए। इसके लिए राणे कंपनी कभी भी सेक्युलर नहीं थी, एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि
कि आपका जो सवाल है कि संविधान, देखो बार बार एक ही चीज होता है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बराबर है। और उसके लिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहता हूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि उसके लिए इस देश का मुसलमान, संविधान को बचाने के लिए देश का मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हुआ और बिल्कुल उन्होंने संविधान को बचाने के खातिर ही इस टाइम पर एक होके वोट दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि इनको मेजोरिटी नहीं मिली, समझे? जी जी कि इसका सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि मुसलमान ने जिम्मा उठाया कि संविधान को बचाना है। लेकिन जिस तरह से मुसलमान आज अ, संविधान को बचाने की अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो साथ में जो सेक्युलर हिंदू है, जो दलित है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे संविधान को मिटाने की बात करते हैं और मतलब इनके लोग आज उनकी मिनिस्ट्री में है। तो सबको एक होना पड़ेगा और जब तक हिंदुस्तान का संविधान है तब तक मतलब इन्होंने ये इनका सपना सपना ही रह जाएगा। और नितेश राणे जैसे और अगर चिल्ला के बोलते हैं ना कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मेरे ख्याल से है ना 220 इस टाइम जो आई है ना, तो 120 पे कहीं चली जाएगी, ये गारंटी है अपनी। अफरोज भाई, तीसरी आंख के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश राणे जी के पास तीसरी आंख है, जैसे महादेव के पास तीसरी आंख थी और वो खुलती थी तो पूरा ब्रह्मांड हिलता था। तो कैसे देख रहे हैं, नीतीश राणे अपनी तीसरी आंख खोलेंगे तो क्या होगा? नितेश राणे के कद के हिसाब से उनकी तीसरी आंख भी उतनी ही छोटी रहेगी। तो ये तो, तो मैं, लेकिन जो हमारे अभी भाई बता रहे थे मैं उसको कंटिन्यू करूंगा इस सवाल में भी, कि अगर ये, इनको याद रखना पड़ेगा कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, जी था, बिल्कुल है। है और हमेशा रहेगा। जी जी चाहे ये 220 पे हो, चाहे कोई कल 420 पे हो, चाहे 150 पे हो, चाहे सर जैसे उन अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिनको वो मानते हैं नितेश राणे, उन्होंने ही कहा था ना कि सरकारें आएगी सरकारें जाएगी मगर ये बिल्कुल देश जय। रहना चाहिए। तो उसी सही है। उसी तरीके से मैं उनकी किसी और बात से तो मैं ये नहीं होता हूँ, मैं उनकी बात को अग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात पे मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा और नितेश राणे तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि चाहे कितना भी और कुछ भी कर लो आप, और जो लोकसभा का मैंडेट है वो इस बात का सबूत है कि आप बैसाखी पे इसलिए हो क्योंकि भारत की आवाम जो है 150 करोड़ लोग जो है सरजमीन हिंद के, वो इस निज़ाम पर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम पर यकीन रखते हैं। तो अच्छा। इसलिए उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके ऐसे ख्वाब देखने से और उनके कद के हिसाब से उन्होंने बात करनी चाहिए। देखिए, ये कद का तो उनके मसला हमेशा से सारे नेताओं ने नहीं कद उठाया मतलब है। मैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल कद की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और हाँ, अलग मैं तरीके भी से उसको पॉलिटिकल बिल्कुल। कद की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बीजेपी के एक एमएलए है, जिम्मेदार व्यक्ति है। हाँ, मैं भी उस नजरिए ठीक से ही है, कह रहा हूँ कि उनको उस कुर्सी की गरिमा का ख्याल रखना है, क्योंकि उन पर बिल्कुल। जिम्मेदारी है एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जिस क्षेत्र के वो विधायक आते हैं वहां पर बहुत सारे लोगों ने उनको वोट दिया और एक वो संवैधानिक पद है, उस कुर्सी की गरिमा बिल्कुल है, उस बिल्कुल। गरिमा पे रहते हुए उनको कार्य करने हैं। लेकिन यस सिर्फ ये बिल्कुल, दो ये करना ही व्यक्ति चाहिए। क्यों, बीजेपी ने ऐसे दो व्यक्ति क्यों छोड़ के रखे कि एक तो कुर्बानी का मसला हो या लव जिहाद का मसला हो उठाने के लिए तैयार, और दूसरा व्यक्ति जो है वो अजान के लेके पीछे पड़ा हुआ है कि भोंगे उतारे जाए? इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जानी मानी एक समझने वाली बात है कि छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा कि ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इनकी कि माहौल बिगाड़ो और वोट लो। पोलराइजेशन इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जी जैसे इंसान के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ये इनकी जो आइडियोलॉजी है उसके सर्वाइवल के लिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए पोलराइजेशन इनको चाहिए ही। इसलिए आप देखेंगे कि हमेशा ये नितेश राणे जैसे लोग हमेशा कोई ना कोई रहे हैं। लेकिन इस बात में ये बोल दूंगा कि जनता और आवाम इतनी समझदार है कि वो जानती है कि किसको कितनी वैल्यू देनी है। इसलिए पिछले 2 साल से नितेश राणे ने इससे बद से बदतर स्टेटमेंट दिए मगर लोगों ने उसको जरा भी वैल्यू नहीं दी। लेकिन अभी ये हाई टाइम हो गया है कि इस तरीके के सीधा ही एकदम खुले तौर पे बोलना कि ये हिंदू राष्ट्र है वगैरह वगैरह, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोलना, ये तो मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि बल्कि ये देश के खिलाफ जो हमारा एक टुगेदर निज़ाम है उसके खिलाफ बोली जाने वाली बात है और इसको सीरियस ऑफेंसेस इसमें लग सकते हैं। और एक अगर आमदार बोल रहा है तो इसके ऊपर
मैंने शुरुआत की उसी बात पे कंक्लूड करूंगा कि गवर्नर और स्पीकर ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप जी एक नया एक तरीका शुरू कर रहे हो जिसमें कोई भी उठ के कैसे भी स्टेटमेंट कर सकता है। और आज हम जिस दौर में चल रहे हैं, जो फ्यूचर बतौर नेशन हमारे सामने है, बतौर कंट्री हमारे सामने है, उसके बिल्कुल लिए बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात नहीं है। और इस तरीके के स्टेटमेंट्स को ठीक टाइम पे ही क्योर करने की ज़रूरत है, वरना ये बहुत हमको एक बतौर समाज, बतौर कम्युनिटी, बतौर देश ये हमारा नुकसान करेगा, और वो कर ही रहा है। बाकी मैं उम्मीद कर मैं रहा हूँ कि इन पे कार्रवाई बिल्कुल हो और इस तरीके के स्टेटमेंट रुके। बिल्कुल अंतिम 1 मिनट में नदीम भाई आपसे जानना चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है, यदि अगर इस राष्ट्र को या इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना हो तो कैसे किया जाएगा, क्या प्रावधान बताया जाता है कानून में? नहीं कर सकते हो आप। नहीं वो तो अब होता है ना, कोई प्रावधान है ही नहीं। जी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक कोई मामूली किताब नहीं है। जी कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि इसके ऊपर हमारा देश चलेगा। जी अब वो किताब है जिसके उसके जिसके बनाए हुए तरीके से, जिसके रूल पे, जिसके रेगुलेशन पे हमारा देश चलेगा। हमें आज़ादी मिलने के बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज ये उन्हें लोग दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल देश माना जाता है। यहाँ पे हर धर्म के लोगों को अपने जीने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, अपने धर्म पे चलने की आज़ादी है, अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। तो ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का करने दें। ऐसे बहुत से लोग आएंगे, पीछे भी आए हैं, आज है और आइंदा भी आते रहेंगे, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो इनको जो है ना, हमें सीरियस नहीं लेना है, बिल्कुल इनको सुनना है, ये करना है। अब ये कुछ करते हैं, जैसे अभी अपने बीच में अजान का मतलब उठाया, तो जब ये अब जो है ना, हमें थोड़ा सा डिफेंसिव नहीं रहना, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर ये अजान का मतलब उठाते हैं कि मस्जिद में अजान हो रही है, तो हमारे पास भी तरीके हैं, मंदिरों में भी भजन होते हैं, हम उसका भी कंप्लेन करें। वन वे में काम नहीं होगा ना। जब हम बिल्कुल दूसरी सही तरफ बात नहीं है। जाएंगे कि ठीक है, अभी मैं अंतिम अंतिम 1.5 मिनट में शबीर भाई आपसे जानना चाहूंगा जी, बस अंतिम 1.5 मिनट है, शबीर भाई बताइए क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक अभी भाई बोल रहे थे कि अजान का मसला, ये दो जन का मसला, नीतीश राणे और किरीट सोमैया का मसला, इनको तो इनके पार्टी के लोग ही सीरियस नहीं लेते, तो हमने इसको सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और खास करके अभी ये नीतीश राणे के साथ में किरीट सोमैया को भी हम लोग इसके लिए जोड़ते हैं क्योंकि वो लाउड स्पीकर के बारे में, क्योंकि उनके पास है बिल्कुल ना सही कुछ बात है। काम धंधा नहीं है, बेचारे के पास कोई काम धंधा नहीं है। किरीट सोमैया ने भी अभी तक छगन भुजबल से लेकर सारे लोगों को जेल में डालने की बात कर रहे थे, आज उनके गोद में बैठे। और अफसोस की बात है कि इनको शर्म भी नहीं आती है कि ये सब एजेंडा लेके घूमने को, कि इनको घर में बिठा के है ना, जो करप्ट लोग थे उनको सत्ता में लिया गया है। और बराबर। और दूसरी बात है नीतीश राणे साहब की, तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, नीतीश राणे ने हिंदू राष्ट्र की बात तभी करना चाहिए। मेरा आप इस हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से उनको आह्वान है कि अगर उनको हिंदू राष्ट्र की बात करना है तो सबसे पहले जिस संविधान के ऊपर हाथ रखे उन्हें जी जी बिल्कुल संविधान मतलब शपथ लिया है उसका रिजाइन दिए हुए, उसके बाद में वो अपना गीता भागवत को लेके आवे और उसके ऊपर हाथ रख के अगर वो एमएलए शिप कसम का है खाए। ना, अगर कसम खाते हैं तो उसके बाद में उन्होंने वो बात करने का अधिकार है। दूसरी बात आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूं कि ये तो ठीक है कि इनका एजेंडा है, ये एजेंडा को लेके चलते हैं, लेकिन जो इनके साथ में अलायंस, जो दलाल लोग बैठे हैं, जो जी सत्ता के भूखे भूखे लोग बैठे हैं, खास करके जो मुस्लिम एमएलए जो बीजेपी के अलायंस में बैठे हैं, उनका मुंह खोलने का वक्त आ गया है। बिल्कुल उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, वरना पब्लिक है ना उनको मजबूर करेगी कि उनको अपना चलिए स्टैंड क्लियर करे करके। ठीक है, अंतिम 1 मिनट, अफरोज अफरोज मुल्ला जी क्या कहेंगे आप? अंतिम 1 मिनट आपके पास। नहीं भाई, 1 मिनट में मैं कंक्लूड करते हुए यही कहूंगा, ऑल टुगेदर सारी चीजें कवर हो गई है, लेकिन किरीट सोमैया साहब की बात निकली है। जितनों पे उन्होंने आरोप लगाया है उतनों को मंत्री बनाया है, तो अब वो टाइमर देखते मस्जिदों के हुए, स्पीकर पे हाँ, आजान टाइमर लगा देखते के हुए जी। किस कि अगर किसी किसी मुसलमान को मंत्री बनाने के लिए ये सब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस बात के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि भाई चलो इस बार आप किसी मुसलमान को टारगेट करके मंत्री बनाते हो, देखते हैं क्या होता है। और रही बात ये इस सब सारी डिबेट की, कि इस एमएलए के जो नीतीश राणे हैं, उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन स्पीकर और गवर्नर ने लेना चाहिए। जी शबीर भाई, अंतिम लास्ट लेकिन है 10 ना सेकंड भाई, आपके मैं पास। ना एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि ठीक है जी कि जी है ना, किरीट सोमैया ने किसी मुसलमान को
टारगेट करके मिनिस्टर बनाए, लेकिन करेगा क्या? अभी भी कोई मिनिस्टर, आज भी मुसलमान मिनिस्टर है, एमएलए, वो मुंह नहीं खोल रहे, तो उनका घर बनेगा, इससे कौम का कोई फायदा नहीं होगा। चलिए, ये बहुत तो शुक्रिया हकीकत है, यहाँ लेकिन पर किरीट सोमैया के ऊपर ये सटायर है मेरा। चलिए चलिए, ठीक है। ये बाकी मैं तो तीनों पैनलिस्ट का yes। एक बार फिर से अभिनंदन स्वागत करना चाहूंगा। नदीम साहब, अफरोज मुल्ला साहब, शब्बीर साहब, ये तीनों समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अपना एक वर्चस्व है, अपना एक रुतबा है। इस प्रोग्राम में आप तीनों यहाँ पर आए, आप तीनों ने अपना समय दिया। मैं हिंदुस्तान इस चैनल के माध्यम से, हमारी इस डिबेट के माध्यम से आप तीनों गेस्ट का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जिंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए विषय के साथ, उस पर चर्चा के लिए मैं फिर आपको आमंत्रित करना चाहूंगा एक बार। और इस तब के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। थैंक यू सर। खुदा हाफिज।